Let's start with chapter number 23, that is cash flow forecasting and working capital. अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कैश फ्लो फोरकास्टिंग एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल इन अ बिजनेस। सबसे पहले बात करते हैं कैश फ्लो की। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज कैश इन द बिजनेस। कैश बेसिकली बच्चों बिजनेस के अंदर ये होता है कि इट इज अ लिक्विड एसेट ऑफ अ बिजनेस एंड इट इज यूज्ड टू पे द डे टू डे एक्सपेंसेस। बेसिकली अपने खर्चे पे ऑफ करने के लिए, अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए बिजनेस जो है वो कैश इस्तेमाल करता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विड एसेट, तो लिक्विड एसेट क्या होता है? लिक्विड एसेट इज द एसेट दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश टू पे ऑफ द डेट्स। तो लिक्विड एसेट्स कैश को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी कैश की फॉर्म में। सो कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट ऑफ अ बिजनेस बिकॉज इट कैन बी यूज डायरेक्टली टू पे ऑफ द डेट्स। बाकी दूसरे एसेट्स होते हैं, पहले उनको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू कैश। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई मोटर व्हीकल है, पहले मैं उसको सेल करूंगा, फिर वो कन्वर्ट होगा इनटू कैश और फिर मैं अपने डेट्स को पे ऑफ कर पाऊंगा। लेकिन कैश इज इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली, सो आई कैन डायरेक्टली यूज इट टू पे ऑफ द डेट्स। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द मोस्ट लिक्विड एसेट्स। और कैश का इस्तेमाल क्यों होता है बिजनेस के अंदर? कैश का इस्तेमाल इसलिए होता है बच्चों बिजनेस के अंदर टू पे ऑफ द एक्सपेंसेस। जाहिर सी बात है, कैश से आप अपने एक्सपेंसेस पे करते हो, जैसे रेंट हो गया, लेबर को वेजेस पे कर दिए, तो आपने कैश का इस्तेमाल करना है। टू पे ऑफ द डेट्स एंड लाइबिलिटीज, अपने उधार या लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए आपको जो है वो कैश की जरूरत होती है, कैश की नीड होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, उधार को अगर आप पे ऑफ करोगे, अपने डेट्स को आप पे ऑफ करोगे, उसके लिए आपको कैश चाहिए होगा। थर्डली, टू बाय रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट, सप्लायर से रॉ मटेरियल और कंपोनेंट खरीदने के लिए आपको कैश की नीड होती है, कैश की जरूरत होती है कि आप उसकी रॉ मटेरियल की, कंपोनेंट्स की पेमेंट करें और उसके अगेंस्ट में आपको जो है वो रॉ मटेरियल मिल जाए। फिर ऑल्सो टू एक्सपैंड, कैश इज नीडेड टू एक्सपैंड। आपको प्रेमिसेस वगैरह खरीदने होंगे, एडवांस पे करना होता है, रेंट पे करना होता है, जगह खरीदने का, मशीनरी टूल्स वगैरह, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। सो टू एक्सपैंड द बिजनेस यू नीड कैश। और कैश को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? कैश फ्लो बनाते हैं। अब द रिकॉर्डिंग ऑफ कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें, आपके पास पैसे आते हैं और अगर आप एक पैसों को रिकॉर्ड नहीं करोगे कि कहाँ पे क्या क्या खर्च कर रहे हो आप, कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं आपके पास, यू विल नेवर हैव एम्पल अमाउंट ऑफ कैश। आपको पता ही नहीं होगा कि यार मेरा पैसा गया कहाँ। कभी आप आजमा के देखिएगा कि एक वीक फॉर एग्जांपल, अगर एक मंथ आपके पॉकेट मनी आती है आपके पास, तो उस एक मंथ की पॉकेट मनी को आप ऐसे ही खर्च करते हैं विदाउट एनी रिकॉर्ड कीपिंग। वेर एज अब एक महीने की पॉकेट मनी को प्रॉपरली रिकॉर्ड रख रख के कि कहाँ कहाँ आपने पैसे खर्च करे, कहाँ से आपके पास कितने पैसे आए थे और कहाँ कहाँ आपने खर्च करा, तो दोनों में आप देखिएगा आपकी स्पेंडिंग में फर्क आएगा। यू इन द मंथ व्हेन यू आर कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड्स, तो उसके अंदर देखिएगा आपके पास एंड में पैसे बच रहे होंगे, एज कम्पेयर टू वो मंथ जहाँ पे आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, वहां पे आपके पास पैसे देखिएगा हाफ वे में ही खत्म हो जाएगी। सो रिकॉर्डिंग ऑफ कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, ताकि वो अपने कैश को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सके। फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द कैश वी मेक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स या कैश फ्लोज। सो कैश फ्लो इज द इनफ्लो ऑफ कैश एंड द आउटफ्लो ऑफ द कैश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कैश फ्लो इज क्या होता है बिजनेस का, कि कैश फ्लो इज बेसिकली जो बिजनेस में पैसा आ रहा है और जो बिजनेस से पैसा जा रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं कैश फ्लो। So cash inflow is the cash that comes into the business and cash outflow is the cash that goes out of the business. और दोनों का जो डिफरेंस आता है, that is the net cash flow. It is the cash that remains after cash inflow and outflow are subtracted. ये कैश आपके बिजनेस में रह जाता है। और ये सारा कैश फ्लो जो आप रिकॉर्ड करते हो, इसमें रिकॉर्ड करते हो इनटू योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपका ये जितना भी कैश इनफ्लो होता है और कैश आउटफ्लो होता है और नेट कैश फ्लो होता है, इसको आप रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हो जिसको हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको बोला ना, अपनी मंथली रिकॉर्डिंग आप करिएगा कि आपके पास कितने पैसे आए, तो उसके लिए आपको अपना खुद का पर्सनल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। सो इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल द कैश इनफ्लोज एंड ऑल द कैश आउटफ्लोज ऑफ द बिजनेस। तो ये बेसिकली क्या रिकॉर्ड करता है? सारे बिजनेस का इनफ्लो और सारा बिजनेस का जो आउटफ्लो हो रहा है इन कैश, वो सारी चीजें रिकॉर्ड करता है। एंड यूजुअली ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये बिजनेसेस फोरकास्ट करते हैं। Now, why do businesses forecast these statements? ताकि बिजनेस पहले से प्लानिंग कर ले कि भाई हमारे पास फ्यूचर में कितना कैश इनफ्लो आएगा और फ्यूचर में हमारे पास क्या क्या खर्चे होंगे, कितना कैश आउटफ्लो होगा। कैश फ्लो फोरकास्ट इज द एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड द फ्यूचर कैश आउटफ्लोज, ताकि हम लोग ये अंदाजा लगा सकें कि फ्यूचर में हमें कितने पैसों की नीड पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नेक्स्ट मंथ का अभी से अपना कैश फ्लो का हिसाब लगा लूं कि मेरे पास कितने पैसे आएंगे, मेरे पास कितने पैसे खर्च होंगे, और फॉर एग्जाम्पल मेरा नेट कैश फ्लो नेगेटिव आता है, तो फिर मुझे ये हेल्प मिल जाएगी
इन एस्टिमेटिंग माई कैश फ्लो दैट आई नो कि नेक्स्ट मंथ मुझे नेगेटिव कैश फ्लो होने वाला है, तो आई मेक अरेंजमेंट्स सो दैट मेरा नेगेटिव कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव में टर्न आउट हो जाए. सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग अ कैश फ्लो. तो इसके ऊपर डिटेल में हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में. बट फर्स्ट लेट्स डिस्कस द सोर्सेज ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द कैश आउटफ्लोज. कि बिजनेस में कैश अंदर आता कैसे है और बिजनेस में कैश खर्च होता कैसे है. तो कैश इनफ्लो इज बेसिकली थ्रू कैश सेल्स. आप कैश सेल्स करते हो, आपसे कोई सामान खरीदने आता है कस्टमर, आप उसको सामान सेल करते हो, वो आपको कैश दे देता है, तो कैश बिजनेस में आता है. सेल ऑफ एसेट, कोई पुराना एसेट, कोई अनयूज्ड एसेट आपने बेचा, उसको सेल ऑफ करा, तो उसके अगेंस्ट में आपको कैश प्रोसीडिंग्स मिली, तो कैश आपके बिजनेस में आया. सेल ऑफ इन्वेंट्री, कोई इन्वेंट्री जो कि अनसोल्ड थी, जो इन्वेंट्री आपके पास होती है उसको आप सेल करते हो, तो उसके अगेंस्ट में आपके पास कैश आता है. फिर कस्टमर पेमेंट्स, रिसीवेबल आपको पेमेंट्स दे रहा होता है. रिसीवेबल आपके कस्टमर्स होते हैं जिनको हम डेटर्स भी कहते थे प्रीवियसली. तो बेसिकली ये डेटर्स या रिसीवेबल पेमेंट जब आप रिसीव करते हो, मतलब वो कस्टमर जिसने आपसे कुछ महीने पहले उधार पे गुड खरीदा था और अब वो आके आपको पैसे वापस दे रहा है, तो वो कैश इनफ्लो होगा आपका. फिर बोरिंग ऑफ लोन, आप बोरिंग करते हो, लोन लेते हो. बोरिंग और लोन लेने से क्या होगा, कैश इनफ्लो आएगा बिजनेस के अंदर. या इन्वेस्टर्स एंड ओनर सेविंग्स, इन्वेस्टर अपने पैसे लगाता है या ओनर अपनी सेविंग लगाता है बिजनेस के अंदर, तो वो भी आपका कैश इनफ्लो होता है. देन वी हैव सोर्सेज ऑफ कैश आउटफ्लो, के बिजनेस में पैसे खर्च कहाँ से होते हैं. सो परचेज ऑफ मटेरियल, आप मटेरियल के पैसे खरीदने में खर्च करते हो. फिर वेजेस एंड सैलरी पे करते हो, तो उसमें पैसे खर्च होते हैं. नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को आप परचेज करते हो, तो उसमें आपके पैसे खर्च कर होते हैं. रिपेइंग लोन्स, लोन्स रिपे करते हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो, तो वो भी आपका जो है वो कैश आउटफ्लो होता है. पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जिनसे आप रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हो, कभी कभार उनसे क्रेडिट पे भी खरीदते हो. लाइक 2-3 महीने का टाइम ले लेते हो आपके, मैं 2-3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो 2-3 महीने बाद उनको पैसे देने होते हैं. तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स इज ऑल्सो रिकॉर्डेड एज योर कैश आउटफ्लो. एंड देन योर कैश एक्सपेंसेस, वो और दूसरे खर्चे जिसमें आपके कैश जा रहा होता है, कैश खर्च हो रहा होता है, सारे खर्चे आपके आउटफ्लो में रिकॉर्ड हो रहे होते हैं. सो नेट नेट कैश फ्लो पॉजिटिव कैसे होगा, हमेशा याद रखिएगा कि जब कैश इनफ्लो ज्यादा होगा और कैश आउटफ्लो कम होगा, हमेशा आपका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में रहेगा. मतलब पैसे ज्यादा आए और कम खर्च हो गए, तो नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में रहेगा, पैसे बचेंगे. और अगर कैश इनफ्लो कम आया और कैश आउटफ्लो ज्यादा हो गया, तो नेट कैश फ्लो की पोजीशन नेगेटिव हो जाएगी. सो दिस इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो फोरकास्ट. या आपके इस तरीके से पैसे बिजनेस के अंदर आते हैं. Now there is also a confusion between the students that के सर कैश और प्रॉफिट तो सेम हुआ. अब कैश और प्रॉफिट सेम नहीं होता बच्चों. देखें, कैश इज बेसिकली ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. जब आप कैश कैलकुलेट कर रहे होते हो अपना, तो कैश में आप सारे वो चीजें रिकॉर्ड करते हो जो कि आप जिससे आपका कैश आया है और कैश गया है. वेयर एज प्रॉफिट में, कैलकुलेशन में आप सिर्फ और सिर्फ कैश के साथ साथ क्रेडिट की चीजें भी रिकॉर्ड कर रहे होते हो. जैसे सेल्स रिकॉर्ड करनी है, तो जब आप कैश कैलकुलेट कर रहे होगे, तो सेल्स रिकॉर्ड करोगे आप सिर्फ कैश वाली. वेयर प्रॉफिट जब आप रिकॉर्ड कर रहे होगे, तो आप सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हो कैश वाली भी और क्रेडिट वाली भी. सो देयर इज अ डिफरेंस. फिर बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें आपका कैश एक्चुअल में खर्च नहीं होता. कैश में जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो या कैश को कैलकुलेट कर रहे होते हो, तो आप सारे वो एक्सपेंसेस को कंसिडर करेंगे जिसमें एक्चुअल में आपका कैश जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर पेइंग वेजेस टू द वर्कर्स, तो उसमें एक्चुअल में आप चेक काट के दोगे उनको और उनकी वेजेस पे होंगी और वो कैश आपका निकालेंगे बैंक से. तो बेसिकली जिसमें जो एक्सपेंसेस एक्चुअल में कैश आपका पे ऑफ कर रहे हैं, उनको आप कैश कैलकुलेट करने के लिए रिकॉर्ड करते हो. वेर एज प्रॉफिट में ये सारे एक्सपेंसेस भी आते हैं, लेकिन साथ साथ और भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं जिनका एक्चुअल में कोई कैश रिसीट नहीं हो रहा होता, मतलब कैश जो है वो जा नहीं रहा होता बिजनेस छोड़ के. सच एज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. अ डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन is an expense that the business calculates in order to decrease the value of its asset. अपने एसेट की वैल्यूएशन को डिक्रीज करने के लिए आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, क्योंकि हर साल एसेट आपका चलता है, मशीनरी आपकी चलती है, और हर साल उसकी वैल्यू जो है वो गिर रही होती है. तो कितने से गिर रही होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप डेप्रिसिएशन अमाउंट चार्ज करते हो. और डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस. नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब यह है कि ये आपका खर्चा तो है, लेकिन इस पे एक्चुअल में आपके पास से कैश नहीं जा रहा होता, बट यू आर रिकॉर्डिंग इट एज एन एक्सपेंस बिकॉज ऑफ योर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट कहते हैं कि भाई आप जो है वो अपने खर्चों को रिकॉर्ड करो. वो खर्चा जो किसमें कैश जा भी रहा और वो खर्चा जिसमें कैश जा भी नहीं रहा, लेकिन वो खर्चा है उसको रिकॉर्ड करो.
इसी तरीके का एक और खर्चा है जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक ऐसा खर्चा है जिसमें आप एस्टिमेट लगाते हो कि मेरा इस साल कितना डेटर जो है वो भाग जाएगा, कितना डेटर जो है वो डाउटफुल हो जाएगा। तो आप एक एस्टिमेशन इसलिए लगाते हो ताकि आपकी प्रॉफिट कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा ना बिगड़े, ज्यादा चेंज ना हो। बट अगेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में भी आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे होते। सो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंस, वो भी आपकी प्रॉफिट कैलकुलेट करने में कंसिडर किए जा रहे होते हैं। तो जब आपका कैश और प्रॉफिट का आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा। तो कैश में यू आर ओनली कंसिडरिंग द कैश एक्सपेंसेस, whereas profit में you are only considering cash plus non-cash expense. That is why there's a difference between cash answers and profit answers. Then we have the cash flow statements. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी कुछ इस तरीके से दिखती है कि सबसे पहले आप सारे कैश इनफ्लोज को रिकॉर्ड करते हैं एंड टोटल कैश इनफ्लोज आ जाता है आपके पास। देन यू रिकॉर्ड द कैश आउटफ्लोज, तो आपके पास टोटल कैश आउटफ्लोज आ जाते हैं। एंड देन यू सब्ट्रैक्ट द कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, सो यू हैव द नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो इज बेसिकली योर इन कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। जैसे जनवरी में हमारे पास 12,000 का कैश इनफ्लो हुआ एंड 6,500 का कैश आउटफ्लो हुआ। So the remaining cash in the business was 5,500. And after you get the net cash flow, you add the opening balance. Now, what is your opening balance? Opening balance is always the closing balance of the last month. पिछले महीने का closing balance इस महीने का opening balance बनेगा। तो as the business started in January and there was no account of the business in December, so the opening balances over here is zero. However, in the February month, we see that cash inflow है हमारा 15,000, cash outflow हमारा 8,800, and the net cash flow is, that is cash inflow minus outflow, that is 15,000 minus 8,800 is 6,200. तो ये तो हमारा आ गया इस मंथ का फेब्रवरी का नेट कैश फ्लो। लेकिन जो लास्ट मंथ में हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बचा था वो इस मंथ में क्या बन जाएगा, मतलब जनवरी का क्लोजिंग मंथ का क्लोजिंग बैलेंस फेब्रवरी का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सो वी ब्रॉट दिस स्ट्रेट अवे फ्रॉम हियर टिल हियर। अब ओपनिंग बैलेंस ऐड होता है नेट कैश फ्लो में, सो 6,200 प्लस 5,500 विल बी 11,700। नाउ दिस विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मार्च। और इसी तरीके से ये साइकिल आपकी अब चलती रहेगी। तो बेसिकली ओपनिंग बैलेंस आपकी वैल्यू कहाँ से आती है, हमेशा लास्ट मंथ के क्लोजिंग से। सो बेसिकली आपकी जो कैलकुलेशन आएगी पेपर के अंदर वो कुछ इस तरीके से आएगी कि देयर विल बी सम मिसिंग वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ होगा कि भाई आप रिसीवेबल पेमेंट कैलकुलेट करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। तो जी की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैथ्स आप हम सबने पढ़ी है। ये सारी चीजें ऐड होंगी तभी हमारे पास 15,000 आएगा, राइट। तो बेसिकली 8,000 प्लस जी प्लस 3,000 विल गिव अस हाउ मच, 50,000। सो सिंपली मैथ्स क्या कहते हैं कि ये वहां जाके माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स कि -8,000 हम इसमें से करेंगे, -3,000 हम इसमें से करेंगे, तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 4,000। तो आपने इस तरीके से जो है वो कैलकुलेशन करनी होगी इन योर पेपर्स। पेपर में आपको ये पूरा बनाने को नहीं आएगा कभी भी, बट यहाँ पे ये मिसिंग वैल्यूज होंगी और वो मिसिंग वैल्यूज को आपने कैलकुलेट करना होगा। अब जैसे ये y की वैल्यू निकालनी है आपने। नाउ व्हाट इज y? y इज बेसिकली हीट एंड लाइट एक्सपेंस। So how are you going to calculate the heat and light expense? You know that when you added all of these, this is your cash outflow. मतलब 2,000 plus 1,000 plus y plus 300 plus 500 is 8,800. So similarly, you're going to form an equation that is 2,000 plus 1,000 plus y plus 300 plus 5,000 is equals to 8.8, 8,800. तो मैं क्या करूंगा, सारी वैल्यूज वहां पे लेके जाके माइनस कर दूंगा, y को यहाँ लिखूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 500। So 500 will be the value of y. So this is how we are going to calculate the cash flow forecast in the exam. ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आती है होपफुली। सो दिस इज व्हाट द कैलकुलेशन विल बी। तो वर्कबुक में आप लोग की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है अपनी वर्कबुक से, आप सबके पास होगी वो। तो उसके अंदर जो है वो कैश फ्लो फोरकास्ट के कैलकुलेशन के क्वेश्चंस अलग से मैंने दिए, मैं सारे बहुत सारे हैं उसमें। तो आप वो प्रैक्टिस करेंगे सो यू विल गेट एन आइडिया how the examiner will ask you the questions in the cash flow forecast topic. Then we have the uses of cash flow forecast. अब आप कैश फ्लो फोरकास्ट ये स्टेटमेंट्स तो आप बना लेते हैं, ये फोरकास्ट तो बना लेते हैं। सो हाउ डज इट हेल्प द बिजनेस?
इट हेल्प्स द बिजनेस टू स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। देखिए यूजुअली बिजनेस जब बिजनेस स्टार्टअप करता है तो बिजनेस के पास कैश की काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बिजनेस जो है वो अपने कैश को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाता। तो यूजुअली जब स्टार्टअप होता है बिजनेस का, तो बिजनेस जो है वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि वो कैश फ्लो फोरकास्ट बनाए, हर चीज को लिखे, ताकि उसके सामने एक पूरा एक्सपेंडिचर आ जाए उसका, कि उसने कहाँ कहाँ पैसे खर्च करे। क्योंकि यूजुअली स्टार्टअप में आपका फाइनेंस बहुत टाइटन अप होता है, आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप पानी की तरह पैसे बहाते रहो। तो इसलिए आपको जो है वो बहुत देखभाल के सोच समझ के अपने पैसे खर्च करने होते हैं। सो फॉर दैट यू मेक अ कैश फ्लो फोरकास्ट। सेकेंडली, यू ऑल्सो मेक अ कैश फ्लो फोरकास्ट टू कीप योर बैंक मैनेजर्स इन्फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक से आपने लोन वोन ले लिया है, तो बैंक मैनेजर को इन्फॉर्म रखने के लिए कि भाई वी आर मेकिंग इनफ कैश दैट वी कैन पे योर इंटरेस्ट, वी कैन पे रीपे योर लोन, उसको इन्फॉर्म रखने के लिए आप क्या बनाते हो, कैश फ्लो फोरकास्ट बनाते हो। देन मैनेजिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए भी आप कैश फ्लो फोरकास्ट बनाते हो। व्हाट डू वी मीन बाय मैनेजिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस? फॉर एग्जाम्पल, अभी मंथ चल रहा है मार्च का, नेक्स्ट मंथ अप्रैल है। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल में मुझे जो है वो नेगेटिव कैश फ्लो फेस हो रहा है। मेरे कैश फ्लो फोरकास्ट ने ये प्रेडिक्ट करा है कि भाई मुझे नेक्स्ट मंथ में नेगेटिव कैश फ्लो फेस होगा ऑफ 5,000 रुपीज। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने एक्सपेंसेस को इस तरीके से एडजस्ट करूं, मैं अपने एक्सपेंसेस को इस तरीके से कम ज्यादा करूं कि मुझे ये जो 5,000 का कैश फ्लो जो नेगेटिव हो रहा है, ये मेरा नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाए। सो दिस इज हाउ आई मैनेज माई एग्जिस्टिंग बिजनेस थ्रू कैश फ्लो फोरकास्ट। एंड देन फोर्थली वी हैव द मैनेजिंग कैश फ्लोज। अगेन कैश फ्लोज को मैनेज करने के लिए कि कब आपको एक्सपेंस कम करना है, कब आपको इनफ्लो बढ़ाना है, कब डेटर से पेमेंट मंगवानी है, कब क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, ये सारे कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए आपको कैश फ्लो फोरकास्ट की जरूरत पड़ती है। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं। Now, how to overcome the short term cash flow problem? अब यूजुअली क्या होता है, कैश फ्लो प्रॉब्लम आती है बिजनेस में। नाउ व्हाट इज द कैश फ्लो प्रॉब्लम? Cash flow problem is done when your cash flow turns into a negative cash flow. मतलब you are not having enough cash inflow to pay off your cash outflows. अपने outflows को pay करने के लिए आपके पास अपने inflows नहीं आ रहा है। That is why we say it is a negative cash flow position. That means कैश की प्रॉब्लम बिजनेस में तब होती है जब इनफ्लोज आपके कम हो जाते हैं और आउटफ्लोज आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बिजनेसेस को क्या करना चाहिए? इंक्रीज बैंक लोन्स। बैंक लोन्स इंजेक्ट करें बिजनेस के अंदर, तो बैंक लोन्स क्या करते हैं, दे ब्रिंग इन मोर कैश इनटू द बिजनेस। सो व्हेन बैंक लोन्स ब्रिंग इन मोर कैश इनटू द बिजनेस, तो जाहिर सी बात है बिजनेस में पैसा आएगा और बिजनेस का जो नेगेटिव कैश फ्लो है वो पॉजिटिव टर्न आउट हो जाएगा। हाउएवर, अगर आप बैंक लोन्स बढ़ाते हो तो आप याद रखना हमेशा कि उसके ऊपर आपको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और प्लस वक्त के साथ साथ आपको अपना लोन भी पे बैक करना पड़ेगा, विच विल इंक्रीज योर कैश आउटफ्लो। So both the interest and loan repayments will increase your cash outflow in the long run. Although ये इनफ्लो तो बढ़ा देता है आपका एक पीरियड के लिए, लेकिन कैश आउटफ्लो लंबे अरसे के लिए आपका बढ़ जाएगा। सेकेंडली, डिलेइंग पेमेंट्स टू पेबल और सप्लायर्स। अगर आप अपने आपने जिनसे उधार पे खरीदा है रॉ मटेरियल कंपोनेंट, उनको आप डिले करो पेमेंट, उनको आप डिले करोगे तो कैश आउटफ्लो डिले होगा और वो पैसा आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते हो। However, if you delay payments to supplier आपसे काम करना बंद कर देगा. That means he will refuse to supply you in future. And if you're delaying the payments to the supplier, he might not give you discounts as well. Then asking debtors to pay early. अपने रिसीवेबल से, अपने कस्टमर से जिन्होंने आपसे उधार पे खरीदा है सामान, उनसे आप बोलते हो कि भाई हमें जल्दी पैसे दे दो। तो अगर आप उनसे जल्दी पैसे मांगते हो तो आपका कैश इनफ्लो तो इंक्रीज हो जाएगा, बट कस्टमर्स में परचेज फ्रॉम अ कंपेटिटर हु इज प्रोवाइडिंग मोर क्रेडिट पीरियड। तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर उस बिजनेस के पास चला जाएगा जो कि उनको ज्यादा क्रेडिट पीरियड दे रहा है। देन वी हैव डिले और कैंसिल परचेज ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट। आप जो मशीनरी या मोटर व्हीकल या कैपिटल इक्विपमेंट कोई भी अगर खरीदने जा रहे थे, तो उसकी परचेज को आप डिले कर दें। सो इफ यू डिले द परचेज ऑफ द कैपिटल इक्विपमेंट, सो योर कैश आउटफ्लो विल reduce. However, in the long run, your efficiency might reduce. Why? Because अगर आप कैपिटल इक्विपमेंट टाइम पे नहीं लेकर आओगे बिजनेस के अंदर, तो वो जो पुराना कैपिटल इक्विपमेंट है वो ऑलरेडी खराब हालत में होगा, वो ऑलरेडी उसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो ओवरऑल बिजनेस की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी लॉन्ग रन में कम हो जाएगी इफ यू डिले योर
purchase of capital equipment. So these are the ways you can overcome the short term cash flow problem. However, with each way you have to face certain limitations as well. Then we have how to overcome the large long term cash flow problem. अब लॉन्ग टर्म कैश फ्लो प्रॉब्लम क्या है? अब जैसे शॉर्ट टर्म कैश फ्लो प्रॉब्लम होता है कि एक दो महीने के लिए नेगेटिव कैश फ्लो है. तो फॉर एग्जांपल मेरे नेक्स्ट मंथ मार्च और लेट्स सपोज अभी ये मार्च है तो अप्रैल और मई में नेगेटिव कैश फ्लो होगा, या जून और जुलाई में नेगेटिव कैश फ्लो होगा. लेकिन आफ्टर दैट माय कैश फ्लो विल रिटर्न टू पॉजिटिव. तो दैट इज अ शॉर्ट टर्म कैश फ्लो प्रॉब्लम. लेकिन लॉन्ग टर्म कैश फ्लो प्रॉब्लम क्या है? लॉन्ग टर्म कैश फ्लो प्रॉब्लम ये है कि अब आपके पास एक एक साल तक पैसे नहीं आ रहे. More than 1 year you are facing a negative cash flow. So when a negative cash flow exceeds a single year, that is basically you are facing a long term cash flow problem. And to overcome the long term cash flow problem, what are you going to do? Attract more investors. अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करो ताकि वो और ज्यादा कैपिटल इंजेक्ट करें, शेयर्स खरीदें कंपनी के, या पैसे अगर दे रहे हैं तो पैसे इन्वेस्ट करें. और हाउएवर आप अगर शेयर ज्यादा से ज्यादा इशू करोगे तो बिजनेस क्या करेगा? कंट्रोल लूज कर जाएगा अपना. So if you attract more investors, so of course there will be more investment in the business and more shares will be issued. However, the business or the real owners might lose their control. Cutting costs and increasing efficiency. अपने cost को cut down करो. That is by buying cheaper material or asking employees to work for more number of hours. So if you buy cheaper materials and all, तो उसकी वजह से आपकी क्वालिटी वगैरह खराब हो जाएगी. या फिर आप अगर एफिशिएंसी बढ़ाते हो, दैट इज आप वर्कर की ट्रेनिंग करवाते हैं, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स. तो वर्कर्स की ट्रेनिंग तो आप करवाओगे, लेकिन ट्रेनिंग जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकती है, तो आपका खर्चा बढ़ेगा. प्लस वर्कर्स ट्रेनिंग के बाद ज्यादा पैसे मांगेंगे, तो उसकी वजह से आपका एक्सपेंस भी बढ़ेगा, वेज एक्सपेंस. या फिर अगर वो ज्यादा टाइम काम करेंगे तो ज्यादा टाइम काम करने के वो ओवर टाइम भी मांगेंगे, सो अगेन वेज एक्सपेंस माइट इंक्रीज. So if you are trying to cutting cost, that is buying cheaper materials, so your quality of the product might decrease. Or if you are trying to increase the efficiency by training of workers or asking workers to work for more number of hours, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके वर्कर्स ज्यादा तनख्वाह, ज्यादा वेजेस मांगेंगे आपसे. Then we have another option to overcome the long term cash flow problem, that is developing new products that will attract more customers. So if you develop new products that will of course attract न्यू कस्टमर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप करें, नए प्रोडक्ट्स बनाएं और मार्केट में लॉन्च करें ताकि नए कस्टमर्स अट्रैक्ट हो. सो दिस कुड इंक्रीज द सेल्स एंड मोर कैश विल इनफ्लो इनटू द बिजनेस. तो कैश सेल्स आपकी बढ़ सकती है और उसकी वजह से ज्यादा पैसा बिजनेस के अंदर आएगा. हाउएवर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रिसर्च की कॉस्ट काफी हाई होती है, तो यूजुअली इनिशियली जब आप प्रोडक्ट डेवलप करने जाओगे तो इनिशियली आपका कैश आउटफ्लो बहुत ज्यादा होगा. सो इफ द बिजनेस ऑलरेडी फेसिंग द नेगेटिव कैश फ्लो प्रॉब्लम, तो और ज्यादा पैसे खर्च करना बिल्कुल बेकार हो जाएगा आपके लिए, और पता चले वो प्रोडक्ट फिर चले ना तो और बिजनेस जो है वो नुकसान में आ जाएगा. So these are the limitations of, these are the basically how you're the ways how you're going to overcome the long term cash flow problems and their limitations. So this is your completely cash flow forecast. ये पूरा आपका टॉपिक था इसमें. और जो इस चैप्टर का नेक्स्ट चीज है वो है वर्किंग कैपिटल. तो अब वर्किंग कैपिटल समझते क्या होता है? अब देखिए बच्चों, जैसे कि बिजनेस को सरवाइव करने के लिए जो है वो पैसों की जरूरत होती है, उस पैसों को हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल. So it is the capital that is available to pay off the day-to-day expenses in the short term. Working capital is said to be the lifeblood of the business. जैसे हमारी नर्व्स में खून दौड़ रहा है हमारा और हम लोग जिंदा हैं, ब्लड पंप कर रहा है हमारा तभी हम जिंदा हैं, तो इसी तरह वर्किंग कैपिटल शुड बी पंपिंग इन द business. Only then the business will be able to survive. If there is no working capital, the business might fall or the business might fail to survive, जिसकी वजह से बिजनेस आपका खत्म हो सकता है. तो वर्किंग कैपिटल इज द capital that is available to pay off the day-to-day expenses in the short term, and it is calculated by this particular formula. Working capital equals to current assets minus current liability. अब अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा current assets are the short term assets of the business and current liabilities are the short term debts of the business. तो अपने एसेट में से आप जब अपनी लाइबिलिटीज का टोटल निकाल देते हो, माइनस कर देते हो, तो जो पैसे बच जाते हैं, दो दैट मनी इज अवेलेबल फॉर यू टू पे ऑफ द डे टू डे एक्सपेंसेस.
So if the business is unable to pay the day-to-day expenses, that means if the business does not have the working capital, then of course the business might fail. So that is why working capital is important in the business. And how the business holds the working capital. Usually three different forms में आपका working capital जो है वो hold हो रहा होता है business के अंदर. Number one, in the form of cash. Business अपने बैंक अकाउंट में अपने कैश टिल में कैश रखता है ताकि वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर सके. तो फॉर एग्जांपल मुझे अपनी वेजेस देनी है, सैलरीज देनी है, तो मैं एम्प्लॉयज को चेक काट के देता हूँ और वो लोग जो है वो जाके बैंक से निकाल लेते हैं पैसे. तो बैंक में मेरा कैश रखा हुआ है, तो दैट इज माय वर्किंग कैपिटल. देन ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपके वर्किंग कैपिटल होते हैं. And what are trade receivables? These are the customers who buy on credit and pay after at a later date. तो वो कस्टमर जो को आपको बाद में कैश दे रहे हैं, तो दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू कैश. बेसिकली कस्टमर ने आपको पैसे दिए तो आपका कैश कन्वर्ट हो गया. तो जितने ज्यादा ट्रेड रिसीवेबल्स, उतना आपके पास चांसेस हैं कि आपका वर्किंग कैपिटल हाई होगा, बिकॉज दे विल बी पेइंग बैक यू द कैश अमाउंट. और तीसरा आपका वर्किंग कैपिटल होता है इन्वेंट्री. इन्वेंट्री को भी आप सेल करके जो है वो कैश रिसीव करते हो बिजनेस के अंदर. So the more the inventory you sell, the more the cash will be available in the business to pay off the day-to-day expenses. So these are the three ways that you store your working capital in the business. So this was your chapter number 23, that is cash flow forecasting and working capital. अब मैं आप लोग को थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस भी दिखाता हूँ जो कि मैं कैलकुलेशन के कह रहा था इन द पास्ट पेपर. तो इसके क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं. ये अब जैसे कि यहाँ पे देखें, ये आपकी एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनी हुई है और इसमें आपको वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी डब्ल्यू ये कैलकुलेट करना है. सो हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू. अब डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो लास्ट मंथ का क्लोजिंग होता है वो इस मंथ का ओपनिंग बन जाता है. दैट मीन्स अगर मुझे डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी हो, मैं कैसे निकालूंगा? आई सी द लास्ट मंथ क्लोजिंग बैलेंस विच इज 5 एंड दिस विल बी माई ओपनिंग बैलेंस. तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास 5. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज वेजेस. अब वेजेस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? देखें, मुझे यहाँ पे कैश आउटफ्लो का टोटल दिया हुआ है, दैट इज 595. तो ये दोनों को मैंने ऐड किया होगा तभी मेरे पास 595 आया, राइट? तो x प्लस 520 इक्वल्स टू 595. तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको वहां दिखे माइनस कर दूंगा. तो x इक्वल्स टू 595 माइनस 520 विल गिव मी अप्रोक्सीमेटली 75. तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई बच्चों? 75. अच्छा, y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू इज द नेट कैश फ्लो. अब नेट कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो. कैश इनफ्लो दिया हुआ है आपको 600, कैश आउटफ्लो दिया हुआ है आपको 595. तो आपका नेट कैश फ्लो कितना होगा? 600 में से जब हम 595 माइनस कर देंगे तो वी विल हैव अ पॉजिटिव 5 बैलेंस. सो दिस इज योर कैश नेट कैश फ्लो फॉर द मंथ ऑफ मार्च. और z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो z की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी ऐड 5 प्लस 15. तो 5 प्लस माइनस 15, देखें जो भी चीज ब्रैकेट में होगी दिस शोज द माइनस फिगर. 5 प्लस माइनस 15. अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है. तो प्लस माइनस हमने करा, माइनस करा तो हमारे पास आया 10. 15 माइनस 5 इज 10 एंड वी यूज द साइन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यू. ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा. तो साइन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यू इज नेगेटिव. तो हमारा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 नेगेटिव. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी. तो इस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की कैलकुलेशंस पेपर 1 के अंदर आती है. तो ये आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो इसके अंदर आपकी कैलकुलेशन जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी. ऑलराइट, नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चंस. तो अब आप लोग क्या, अगर कोई क्वेश्चंस है तो जरा आप लोग मुझसे पूछ लें.
जी बच्चों, कोई क्वेश्चन? ऑलराइट। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ताहा, वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली द कैश दैट इज अवेलेबल टू पे ऑफ योर डे टू डे एक्सपेंसेस। अपने रोजमर्रा के खर्चे पे करने के लिए जो कैश आपके पास होता है, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। कैश एंड प्रॉफिट का डिफरेंस? अच्छा, कैश ऑन जैनब, कैश एंड प्रॉफिट का डिफरेंस ये होता है कि कैश में हम लोग जितनी भी रिकॉर्डिंग करते हैं ना ट्रांजैक्शंस की, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो जो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो सारा वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जो कि कैश में होता है। वेर एज प्रॉफिट जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है वो कुछ ऐसी वैल्यूज भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जिसमें हमारा कैश एक्चुअल में जाता नहीं है, बट स्टिल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। जैसे डेप्रिसिएशन होता है एक एक्सपेंस आपका, जिसके अंदर वी डोंट पे द कैश। आई नो यू आर नॉट एन अकाउंटिंग स्टूडेंट, आप साइंस में हैं। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन एक आपका कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में, जिसमें आप एसेट की वैल्यू कम करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, मतलब डेप्रिसिएशन हम सिर्फ इसको एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करते हैं, बट उसमें एक्चुअल में आपको कोई कैश नहीं जा रहा होता। यू नॉट पेइंग कैश टू एनीवन। सो इसको हम कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने में हम लोग बहुत सारे ऐसे नॉन कैश एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जिसमें एक्चुअल में हम कैश नहीं जा रहा होता, बट वी आर रिकॉर्डिंग द एक्सपेंस। सो दैट डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ योर प्रॉफिट, और तभी जो है वो आपका कैश और प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। अबू तालिब, आपका क्वेश्चन है सर, वैल्यू सही लिखी हो लेकिन ब्रैकेट नहीं डालो। अगर आपने वैल्यू सही लिखी है, ब्रैकेट नहीं डाला, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज दैट चेंजेस द आंसर्स, राइट? अगर आपका आंसर 10 आया, -10 आया, बट यू हैवंट रिटन इन द ब्रैकेट, सो इट शोज कि ये +10। +10 तो गलत आंसर हो जाएगा। सो ब्रैकेट लिखना जरूरी है। Cash flow statements, Usman, cash flow statements are basically the statements that record your cash inflow and outflows. ये basically आपके accountants जो financial department में लोग होते हैं, ये आपके cash को record करने के लिए ये statement बना रहे होते हैं, जिसमें आपकी सारे inflows record होते हैं, सारे outflows record होते हैं, दोनों का difference record होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, ट्रेड रिसीवेबल्स आर बेसिकली योर क्रेडिट कस्टमर्स। ये वो लोग होते हैं जो कि आपसे उधार पे कुछ खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल, आज मैं आपसे कोई आपका प्रोडक्ट खरीदता हूँ और आपको 2 मंथ्स बाद पे करता हूँ, तो इनको हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, जिनको हम डेटर्स भी कहते हैं। प्रीवियसली हम इसको डेटर्स कहते थे, अब जो है वो इनको हम ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फोरकास्ट? फोरकास्ट इज बेसिकली प्रोडिक्शन, राइट? कि आप फ्यूचर कैश फ्लो जो है वो फोरकास्ट कर रहे हो, दैट मीन्स यू प्रोडिक्टिंग द फ्यूचर कैश फ्लोज। एस्टिमेट लगाना कि अगले महीने मेरे पास कितने पैसे आएंगे और कितने पैसे खर्च होंगे। एक्स की वैल्यू कौन जो क्वेश्चन अभी हमने करा है उसके अंदर कैसे आई थी, देखो। एक्स वॉज योर वेजेस, राइट? अभी दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। भाई देखो, एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू है आपकी वेजेस। अब वेजेस एक आउटफ्लो है, सही है, और अदर कॉस्ट भी एक आउटफ्लो है। तो ये दोनों आउटफ्लो ऐड होंगे, तभी तो आपके पास टोटल कैश आउटफ्लो आया होगा, राइट? विच इज 595। तो अगर मेरे पास टोटल इन दोनों को ऐड करके 595 आ रहा है, तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या होगी? जाहिर सी बात है 75 होगी, बिकॉज 75 + 520 विल गिव मी 595। तो मैंने क्या करा, मैंने एक्स प्लस 520 करा, उस इज इक्वल्स टू 595 करा। 520 को वहां ले गया तो एक्स की वैल्यू आ गई 75। सिंपल इक्वेशन बना के सॉल्व करिए, मैंने कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करा। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर द डॉक्यूमेंट दैट यू मेक to record the cash flows, and cash flow forecast is basically the future estimate of the cash flows. तो बेसिकली ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ही होती हैं आपकी। तो दे बोथ आर सेम, बट आप जब प्रेडिक्ट करते हो अपने कैश फ्लो को, उसको हम कहते हैं कैश फ्लो फोरकास्ट। ठीक है? अच्छा, जी भी तुम्हें समझना है, जी भी समझा देते हैं।
जी क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट होता है? क्लोजिंग बैलेंस इज कैलकुलेटेड बाय, क्लोजिंग बैलेंस इज कैलकुलेटेड बाय वाई की वैल्यू, और उसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैपिटल, सॉरी ओपनिंग बैलेंस, राइट। तो यहाँ पे आपके पास नेट कैश फ्लो है 5 और ओपनिंग बैलेंस है 15। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो फिर आपके पास जी की वैल्यू आएगी। तो 5 प्लस माइनस 10, सॉरी 5 प्लस माइनस 15 विल गिव यू माइनस 10। ये तो सिंपल मैथ्स है। 5 प्लस माइनस 15 will give us the value of z, that is minus 10। तो इस तरीके से z आएगा आपका। वी आर एडिंग बिकॉज द नेट कैश फ्लो प्लस ओपनिंग कैप बैलेंस होता है ना भाई। क्लोजिंग बैलेंस का जो फॉर्मूला है, क्लोजिंग बैलेंस इक्वल्स टू नेट कैश फ्लो प्लस ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब नेट कैश फ्लो इज 5 प्लस ओपनिंग बैलेंस इज नेगेटिव 15। व्हेन देयर इज अ प्लस माइनस वी माइनस, राइट। तो 5 प्लस माइनस माइनस 15 इक्वल्स टू 10 विथ अ माइनस साइन। लेकिन अकाउंटिंग में हम माइनस साइन ऐसे नहीं लिखते, हम अकाउंटिंग में माइनस साइन ब्रैकेट में डाल के लिखते हैं, क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो रहा है, राइट।